इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम लोग हिंदी में निर्देश तंत्र के नाम से जानते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर होता है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जुड़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये पेपर दो पार्ट में होता है। पार्ट ए मैथमेटिकल फिजिक्स का है जिसमें आपको ये चारों यूनिट पढ़ने हैं, और पार्ट बी जो होता है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का होता है जिसमें ये आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। आज हम लोग जो यूनिट शुरू कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 5, यानी पार्ट बी का ये यूनिट नंबर 5, डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इसका आप लोग सिलेबस देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये देखिए, ये शुरू का 4 यूनिट ये तो मैथमेटिकल फिजिक्स का है जो कि आप लोग कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पार्ट बी शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो से, और पार्ट बी में भी यहाँ पे यूनिट नंबर 5, यहाँ पे ये इतने टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक मैं बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा, पूरा आप लोगों को बताता रहूंगा। फिलहाल आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग ये सिलेबस के क्रम पे नहीं जाइएगा, जिस क्रम से मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वही आप लोगों के लिए बेटर होगा, ठीक है। इसमें काफी टॉपिक स्कैटर्ड हैं, जैसे ये क्रम इसमें मत देखिए कि पहले इसी टॉपिक के बाद ये टॉपिक पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप लोगों को सहूलियत की दृष्टि से कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है ये मैं डिसाइड करूंगा, ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। ये टॉपिक का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम लोग हिंदी में निर्देश तंत्र कहते हैं। अब ये जितना भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये सभी बाइलिंगुअल होंगे, यानी नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये सारे टॉपिक जितने भी हैं ये आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट वाइज हर यूनिट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है और वहां पे आपको सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। जैसे ये यूनिट नंबर 5 है तो आपको जो वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगा वो मिलेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 5 नोट्स के नाम से मिलेगा। अगर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का यूनिट 1 पढ़ना है तो वहां पे एक प्लेलिस्ट होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 1 नोट्स के नाम से, समझ में आया। यानी 8 यूनिट के अलग अलग प्लेलिस्ट वहां पे बने हुए हैं। उन प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस क्रम से हैं। जो भी आप यूनिट के टॉपिक कवर करना चाहते हैं वहां प्लेलिस्ट पे चले जाइए, बिल्कुल क्रम से सारे वीडियोस देख लीजिएगा। एक एक टॉपिक पूरा कवर किया जाएगा इस चैनल पे, ठीक। तो आप लोग बने रहिए, हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र। सिंपल सा बिल्कुल एकदम टॉपिक है। देखिए, पहले मैं आप लोगों को हिंदी में बता देता हूं। निर्देश तंत्र एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके सापेक्ष में हम किसी वस्तु के स्थिति अथवा गति को प्रदर्शित करते हैं। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस रिलेटिव टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। That means a frame of reference is a system of coordinate axis which defines the position of particle or an event in space. तो ऐसा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पार्क है और उस पार्क में आप गति कर रहे हैं या कहीं खड़े हैं। तो अगर आपको उस पार्क में अपना कोई पोजीशन निर्धारित करना है कि मैं कहां पे खड़ा हूं, तो आपको उस पार्क में कोई ना कोई एक रेफरेंस लेना होगा। मान लीजिए पार्क के एक किनारे पे एक ये बड़ा सा पेड़ है, तो अब पार्क में मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, तो अब आप इस पेड़ के सापेक्ष में मापेंगे कि मैं इस पेड़ के सापेक्ष में इस दिशा में मान लीजिए 10 मीटर के दूरी पे खड़ा हूं। तो यहाँ पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पेड़ हो गया। ये जो पार्क में ये एक पेड़ है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि इसी के सापेक्ष में आप अपने पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं या गति भी करेंगे। तो चूंकि ये पेड़ पार्क में स्थिर है तो इसी पेड़ के सापेक्ष में आप अपने वेग को भी माप लेंगे। यानी जिस भी पॉइंट के सापेक्ष में आप मोशन को, स्थिति अथवा गति को आप मापेंगे, मेजर करेंगे, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। अब एक बात याद रखिएगा, सेम घटना को अगर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो हो सकता है रिजल्ट आपको अलग प्रतीत हो, ठीक है। एक ही घटना, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए एक यहाँ पे पार्टिकल है ए, दूसरा पार्टिकल है बी, तीसरा पार्टिकल है सी और चौथा पार्टिकल मान लीजिए डी है। अब ये जो ए पार्टिकल है मान लीजिए इस डायरेक्शन में 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति कर रहा है, और ये जो बी है वो भी इसी डायरेक्शन में 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति कर रहा है, और ये जो सी पार्टिकल है ये मान लीजिए इस अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति कर रहा है, और ये जो डी है ये मान लीजिए रेस्ट में है, स्थिर है, ये इसकी वेलोसिटी 0 है। तो ऐसे में मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं और वो बी, सी और डी तीनों पार्टिकल से कि ये जो पार्टिकल ए है वो किस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम क्वेश्चन मैं बी से, सी से, डी से पूछता हूं।
और क्वेश्चन एक ही है कि जो पार्टिकल ए है वो किस डायरेक्शन में और किस वेग से गति करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जरा सोचिए, जो डी है वो क्या जवाब देगा? डी जवाब देगा कि मुझे ये जो पार्टिकल ए है ये राइट साइड में 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डी का आंसर होगा। लेकिन अगर मैं सेम यहाँ पे क्वेश्चन सी से पूछूं तो सी का जवाब होगा कि मेरे सापेक्ष में तो ये जो पार्टिकल ए है वो राइट साइड में 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 5 मीटर इसका और अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर इसका, तो इसके सापेक्ष में इसका जो स्पीड है या वेलोसिटी कह लीजिए वो 10 मीटर प्रति सेकंड दिखाई देगा। और सेम क्वेश्चन अगर मैं बी से पूछूं तो बी कहेगा कि मेरे सापेक्ष में तो ए स्थिर दिखाई दे रहा है, यानी बी के सापेक्ष में ए की वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए 0 दिखाई देगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों साइकिल से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एकदम समान वेग से, तो वो दोनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में अपने को स्थिर पाएंगे, क्योंकि सेम यहाँ पे स्पीड है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ही घटना को मैंने तीन अलग अलग पार्टिकल या यूं कह लीजिए तीन अलग अलग फ्रेम में मैंने निर्धारित किया, तो मुझे रिजल्ट अलग मिल रहा है सेम घटना का। तो यहाँ पे जब आप डी से क्वेश्चन कर रहे थे तो डी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जब आपने सी से क्वेश्चन किया तो सी माने सी के सापेक्ष में जब ए का आपने वेलोसिटी निकाला तो सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इसी प्रकार हमने एक ही घटना में तीन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया तो हमें रिजल्ट अलग अलग देखने को मिल रहा है सेम घटना का। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई पार्टिकल भी हो सकता है, कोई इमेजिनरी पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई चलता फिरता कोई बस भी हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कुछ भी ले सकते हैं जिसके सापेक्ष में हम लोग पोजीशन को, मोशन को डिस्क्राइब करेंगे किसी पार्टिकल के, वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। सिंपल सा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग फिजिक्स में जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे तो इसको एक हम लोग स्टैंडर्ड रूप देने की कोशिश करेंगे कि वो दिखाई कैसे देगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक वर्ड आया है इवेंट, कि स्पेस में किसी भी इवेंट को दर्शाने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे देखिए, ये देख पा रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट व्हिच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट को व्यक्त जहां पे हम लोग करते हैं जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, जिस सिस्टम में, उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं या मान लेते हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है घटना, लेकिन फिजिक्स में इवेंट का मतलब हुआ कि उसमें 4 कोऑर्डिनेट होने चाहिए, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट और एक टाइम का कोऑर्डिनेट। मतलब कहीं पे भी अगर कोई घटना घट रही है तो उस घटना किस जगह पे घट रही है वो उसके स्पेस कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट से डिफाइन होगा, और वो घटना किस समय पे घट रही है वो टाइम कोऑर्डिनेट। ये चारों कोऑर्डिनेट मिलेंगे तभी हम उसको इवेंट कहेंगे। समझ में आया ना? इवेंट में टाइम भी शामिल होता है, जबकि पोजीशन कोऑर्डिनेट या स्पेस कोऑर्डिनेट में केवल 3 स्पेस के कोऑर्डिनेट शामिल होते हैं। अब टाइम ऑफ अकरेंस इसको भी शामिल कर लेंगे तो जो कोऑर्डिनेट बनता है उसको स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट कहते हैं, और उसी से हम लोग किसी इवेंट को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब किसी भी इवेंट को प्रदर्शित करने का तरीका कैसा होता है इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले नोट में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इवेंट वी रिक्वायर्ड इट्स पोजीशन एंड टाइम ऑफ अकरेंस। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी भी इवेंट के एकदम कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के लिए ये 4 कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। A frame of reference with 4 coordinates is called space time frame of reference। समझ में आया ना? कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें इन 4 कोऑर्डिनेट का हम लोग प्रयोग करके किसी भी इवेंट को दर्शाएंगे, या यूं कह लीजिए किसी भी पार्टिकल के गति को या स्थिति को हम लोग व्यक्त करेंगे, दर्शाएंगे, उसको डिनोट करेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में मैंने इसको लिख दिया है, आप लोग नोट्स में कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे जो भी नोट्स आपको मिलेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होंगे। कुछ स्पेशल केसेस में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत कठिन हो जाता है, उसका लैंग्वेज बहुत कठिन हो जाता है, केवल वही इंग्लिश में मिलेंगे, बाकी में आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाएगा। और वैसे भी अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे बिना स्किप किए तो आपको पूरे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, किसी इवेंट को प्रदर्शित करने के लिए हमें उस इवेंट की स्थिति तथा इवेंट के होने का समय ज्ञात होना चाहिए। ऐसा कोई निर्देश तंत्र जिसमें 4 कोऑर्डिनेट x, y, z, t का प्रयोग होता है उसे स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अथवा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं, ये x, y, z ये जो बनाया गया है,
ये आप लोग बहुत जगह पे देखे होंगे, मैथ में भी देखे होंगे, फिजिक्स में, पर इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दर्शाने का एक तरीका है। ध्यान रखिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिनोट करने का एक सिंबल है, एक दर्शाने का तरीका है। समझ में आया ना? इसके जगह पे कुछ भी आप ले सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या होता है, कैसे, देखिए कोई भी ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें 3 एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और ये तीसरा जेड एक्सिस होता है। और ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक्स और वाई के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक्स और जेड के भी बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे आप किसी घर में दीवार के कोने पे देखिए तो 3 दीवार आके मिलती है ना, तो उसी प्रकार ये तीनों एक्सिस आपस में यहाँ पे 90 डिग्री पे मिलते हैं। जहां पे ये मिलते हैं इसको हम लोग ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं, उसे ओ से दर्शाते हैं। अब यहीं से हम लोग सारे पार्टिकल के पोजीशन एंड मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 5, 6 एंड 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला कोऑर्डिनेट x का 5 है, इसका मतलब x डायरेक्शन में ये, अच्छा ये मीटर में मान लीजिए, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में 5 मीटर पे है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो x कोऑर्डिनेट आएगा ये आएगा 5। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 6 है, तो इसका मतलब जब मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये 6 पे आएगा, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया। इसी प्रकार z एक्सिस पे जब ये करेंगे तो ये कितना मीटर पे आएगा, 7, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये 7 हो गया। ठीक, ये परपेंडिकुलर उस पे भी ड्रॉ करेंगे, चूंकि ये 2D में है तो ये जेड वाला परपेंडिकुलर में नहीं दिखा पाऊंगा, पर ये इस प्रकार से ये इसका मतलब हुआ। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका हुआ कि इस पार्टिकल का पोजीशन हम कैसे लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर r है वो 5 मीटर x एक्सिस के अलोंग है। तो अब x एक्सिस का डायरेक्शन दर्शाने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं i कैप। ये i कैप लग गया, इसका मतलब ये कह रहा है कि 5 मीटर x के दिशा में। समझ में आया? i कैप यूनिट वेक्टर होता है x एक्सिस के अलोंग, उसी प्रकार j कैप यूनिट वेक्टर होता है y एक्सिस के अलोंग, और k कैप यूनिट वेक्टर होता है z एक्सिस के अलोंग। इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, यूनिट, इसीलिए इनको यूनिट वेक्टर कहते हैं। माने ये किसी क्वांटिटी के साथ लग जाएगा तो उसके मैग्नीट्यूड को नहीं कुछ भी डिस्टर्ब करेगा। जैसे मान लीजिए 5 के साथ i कैप लग गया तो मैग्नीट्यूड अभी भी 5 है, लेकिन डायरेक्शन क्या बता रहा है कि ये 5 मीटर x एक्सिस के अलोंग। उसी प्रकार प्लस, अब देखिए 6 मीटर किसके अलोंग था, y एक्सिस के अलोंग, तो 6 j कैप प्लस यहाँ पे 7 k कैप, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, अब हम लोग इसके पोजीशन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, वो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा ये यहाँ पॉइंट O से लेके पॉइंट P तक का डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया ना? तो ये इसको हम लोग इस प्रकार से इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग दर्शाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को मान लीजिए इसका वेलोसिटी निकालना हो, तो वो वेलोसिटी निकालना हो तो आप लोग जानते हैं समय के साथ जब पोजीशन में चेंज होता है, मतलब टाइम के साथ चेंजिंग जो पोजीशन होता है वही वेलोसिटी को जन्म देता है। ठीक, तो आप पोजीशन, जैसे ये मान लीजिए ये है इसका पोजीशन वेक्टर, तो टाइम के साथ चेंज मतलब इसको हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं dr/dt। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो इसको, देखिए इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले नीचे से पढ़िए, dt यानी टाइम में होने वाले चेंज के साथ उसके पोजीशन वेक्टर में क्या चेंज हो रहा है, यही क्या देगा, यही देगा इसका वेलोसिटी देगा, वेग। समझ में आया ना? तो यहाँ पे ये dr/dt, तो ये वेलोसिटी देगा v, और ये dx/dt इंटू आई कैप प्लस dy/dt इंटू जे कैप प्लस dz/dt इंटू के कैप हो गया। अब आप लोग इससे वेलोसिटी निकाल लिए, अब हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है, यानी समय के साथ वेग परिवर्तन का जो दर होता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी जब वेलोसिटी, देखिए पोजीशन में समय के साथ जो चेंज है वो देता है वेलोसिटी,
और वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज होगा वो देता है एक्सेलरेशन। समझ में आया? यानी जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा तो जिस नए क्वांटिटी का जन्म होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो जिस नए क्वांटिटी का जन्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक, वेलोसिटी समय के साथ बदलने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हर गाड़ी में एक्सेलरेटर लगा होता है, तो एक्सेलरेटर जब आप दबाते हैं तो वेग क्या होता है? तेजी से बढ़ जाता है, यानी समय के साथ वेग बदलने लगता है तो त्वरण आता है, जिसको हम लोग त्वरक कहते हैं। तो ये dv बाई dt, तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv बाई dt यानी d2x बाई dt स्क्वायर आई कैप प्लस d2y बाई dt स्क्वायर j कैप प्लस d2z बाई dt स्क्वायर k है। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनको दर्शाने का एक तरीका हो गया। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे हम लोग अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे पहले एक चीज देख लीजिए, ये जो इनर्शियल है ये एक वर्ड से निकला है, इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व किसी भी पार्टिकल का वो प्रॉपर्टी होता है जो उसके स्टेट ऑफ मोशन या जो भी उसका स्टेट है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उस स्टेट को बनाए रखने की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। समझ में आया? जैसे अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए रेस्ट में है, तो उस पार्टिकल को रेस्ट में बनाए रखने वाली जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसी को उसका इनर्शिया कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका इनर्शिया उसको मोशन में ही बनाए रखने की कोशिश करता है, तो ये होता है इनर्शिया, जड़त्व। समझ में आया ना? तो जड़त्व किसी भी पिंड का वह गुण होता है जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने में उसकी मदद करता है। ठीक, इसको भी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। अब देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है, यानी एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व का नियम लागू होता है, उसे हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अभी एग्जांपल से बताएंगे, आप बस बने रहिए इस वीडियो में। दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया लागू नहीं होता है, उसे हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो अब सारा दारोमदार इस पे आ गया कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। तो आप लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसके बाद जो टॉपिक है वो वही है, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको बता देता हूं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया, वो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। वो क्या कहता है कि अगर कोई पिंड, अगर कोई पार्टिकल विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो कोई भी पार्टिकल, कोई भी पिंड जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की प्रवृत्ति रखेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब हम लोगों को देखना है कहां पे ये लॉ ऑफ इनर्शिया लागू हो रहा है, कहां पे फेल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से और जड़त्वीय निर्देश तंत्र समझाता हूं, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो अपने आप जड़त्वीय आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझने के लिए आप एक ऐसा एग्जांपल लीजिए, एक ऐसा निर्देश तंत्र लीजिए जहां पे न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया फेल कर रहा हो। तो चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये एक बस है, ठीक, ये एक बस है, और इस बस में एक मान लीजिए यहाँ पे ये ड्राइवर है जो कि बस को चला रहा है, और यहाँ मान लीजिए इस बस में आप एक सीट पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये जो बस है ये एक समान वेग से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान रहे, मैं एक समान वेग बोल रहा हूं, एक समान चाल नहीं बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी, अब आप बोलेंगे स्पीड और वेलोसिटी, तो आई होप आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग में अंतर। ठीक, नहीं पता तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, पहले ये एग्जांपल समझिए। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन एक मिनट, आप लोगों को पहले ये समझाना ही पड़ेगा। तो देखिए एक तरफ है वेलोसिटी, वेलोसिटी है, और दूसरे तरफ क्या है? स्पीड। एक तरफ है स्पीड और दूसरे तरफ है क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वेग, और स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? चाल। देखिए ये जो स्पीड है ना, ये अदिश यानी स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश होता है। ठीक, और जो वेलोसिटी होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी ये सदिश होता है।
ठीक, तो इसमें इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। समझ में आया? डायरेक्शन का मतलब दिशा भी होगा। तो अब जो वेलोसिटी में ये जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है, इसको आप अलग कर दीजिए तो यही होता है स्पीड। समझ पा रहे हैं ना? यानी स्पीड में वेलोसिटी का केवल और केवल मैग्नीट्यूड वाला भाग कंसीडर किया जाता है, परिमाण। तो वेग यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, वही होता है स्पीड चाल। लेकिन जब उसमें वेलोसिटी, उसमें डायरेक्शन को भी शामिल कर ले, तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड ये मिल के बनाते हैं वेलोसिटी। तो आप ध्यान समझिएगा, वेलोसिटी में होने वाला चेंज दो प्रकार से हो सकता है, या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो उसका डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर? इस चीज को आप समझिएगा। और जब कभी भी समय के साथ वेलोसिटी चेंज होगा तो किसका जन्म होगा? एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जन्म होगा। ये याद रखिएगा हमेशा ये चीज। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो बस है, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो इसका मतलब ये एक सीधा एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, और अपना दिशा भी यानी डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहा होगा। अब मान लीजिए आप इसमें आराम से बैठे हैं, तो अगर खिड़की बंद हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बस गति कर भी रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इस बस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चल रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए अचानक बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो जैसे ही बस का ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, आप तुरंत आगे की ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे। तो अब यहां पे अब जरा आप ये सोचिए कि बस जो है, बस पे ब्रेक तो ड्राइवर लगाया, आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आप तो आराम से बस के अंदर विरामावस्था में, रेस्ट में बैठे थे। फिर जैसे ही ये ड्राइवर बस पे ब्रेक लगाया, आप क्यों आगे की ओर झुके? आपके ऊपर कहां से बल लगा? ऐसा तो है नहीं कि पीछे वाले ने आपको धक्का दिया हो। अचानक बस पे ब्रेक लगते ही आपको ऐसा लगा कि पीछे से आपके ऊपर एक फोर्स लगा और आप गति अवस्था में आ गए। तो यहां पे न्यूटन का जो नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो फेल कर गया। कैसे? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया ने बोला था कि आप अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेंगे जब तक आपके ऊपर कोई बल न लगाया जाए। लेकिन आपके ऊपर तो कोई बल नहीं ना लगाया गया, पीछे तो आपके कोई था भी नहीं। फिर आपको किसने धक्का दिया कि आप आगे झुक गए? यानी यहां पे न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया फेल कर गया। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब जरा सोचिएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया कहां पे फेल कर रहा है? जब इसने इस बस पे ब्रेक लगाया। जब तक ये बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट था, मतलब मान लीजिए ये बस जो है वो मान लीजिए जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था एक सीधे दिशा में, और ना तो 70 से 71 हो रहा था, ना तो 69, इतने पे फिक्स था। तब तक आप आराम से बस में बैठे थे और न्यूटन का जड़त्व का नियम भी लागू हो रहा था। यानी जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट था तब तक ये बस कैसा निर्देश तंत्र था? जड़त्वीय निर्देश तंत्र था, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया लागू हो रहा था। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। डायरेक्शन भले ही ना चेंज हुआ हो, मैग्नीट्यूड मतलब हो सकता है इसका वेग 70 से घट के कितना हो गया हो, 40 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन डायरेक्शन वही था। तो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया ना, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गया, और वेलोसिटी चेंज होगा समय के साथ तो एक्सेलरेशन का जन्म होगा, एक्सेलरेशन का जन्म होगा तो आपके ऊपर एक फोर्स का आभास होगा, और वो फोर्स तो कोई लगा ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग फिक्सिशियस फोर्स बोलते हैं, आभासी बल। कहने का मतलब आपको वो बल दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ न्यूटन का नियम फेल हो रहा है ना, आपके ऊपर डायरेक्ट कोई बल नहीं लग रहा है, फिर भी आप जो है गति की अवस्था में आ गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो जब कभी भी एक्सेलरेशन आएगा यानी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तब तक वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, केवल ब्रेक नहीं, मान लीजिए आप आराम से बैठे थे बस में, बस एक समान वेग से चल रहा था, अचानक बस का ड्राइवर एक्सेलरेटर बढ़ा दिया और बस का स्पीड बढ़ा दिया, तो भी आपको पीछे की ओर धक्का लगेगा, आप अचानक पीछे की ओर झुक जाएंगे। ऐसे में भी लॉ ऑफ इनर्शिया फेल किया, क्योंकि आप तो आराम से विरामावस्था में बैठे थे, और आपके ऊपर कहां से बल लगा कि आप गति की अवस्था में पीछे की ओर झुक गए, तब भी लॉ ऑफ इनर्शिया फेल किया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया कब फेल कर रहा है? जब वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हो रहा है।
तो जब जब एक्सेलरेशन किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जड़त्वीय निर्देश तंत्र बन जाएगा। ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें बस का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाला फैक्टर चेंज हो रहा था। अब हम लोग वेलोसिटी में जरा डायरेक्शन वाला चेंज करके देखते हैं कि क्या उसमें भी ऐसा कुछ लागू होगा। मान लीजिए ये बस आराम से एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रहा है रोड पे, अचानक मतलब इसका जो चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। इस बार ड्राइवर न तो ब्रेक लगाएगा और न ही एक्सीलरेटर बढ़ाएगा, वो बस मोड़ पे इसी स्पीड से, ध्यान रहे मैं स्पीड बोला हूं यानी चाल, इसी स्पीड से इस बस को मोड़ेगा। यानी ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, यानी स्पीड इसका यही है, लेकिन जैसे ही ये मोड़ पे मोड़ेगा तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं। आप जरा सोचिए, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा ही था, जबकि ब्रेक लगाने वाले केस में, एक्सीलरेशन वाले केस में ये चेंज हो रहा था। ब्रेक लगाने पे ये 70 से घट के मान लीजिए 40 हो गया स्पीड, तो भी परिमाण चेंज हुआ ना स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर ही स्पीड छुपा होता है, इसका परिमाण वाला भाग। तो स्पीड चेंज हुआ तो ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो गया। अब एक्सीलरेशन बढ़ा तो मान लीजिए 70 से स्पीड बढ़ के 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो भी स्पीड चेंज हुआ, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गया। पर यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे ना हो, डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पॉइंट पे देखिए इधर डायरेक्शन है, यहाँ पे इधर डायरेक्शन है, क्योंकि ये एक मोड़ लेने पे क्या हुआ कि जो गति है, गति का दिशा चेंज हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो फिर से एक्सीलरेशन का जन्म होगा। और इस प्रकार के एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रित त्वरण बोला जाता है ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ऐसे केस में एक्सीलरेशन आ गया तो फिर से एक फिक्सियस फोर्स आएगा, आभासी बल। तो ऐसे केस में आप जरा सोचिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं बस में, तो विंडो की ओर, खिड़की की ओर आप झुक जाएंगे। अगर बस पे तेजी से मोड़ लिया जाता है, मोड़ पे तो आप देखे नहीं है, आपको ऐसा आभास होगा कि आप बाहर की ओर कोई आपको खींच रहा है, विंडो से बाहर की ओर। तो इसका मतलब इस केस में भी जड़त्व का नियम फेल कर रहा है, आपके ऊपर एक ऐसा बल लग रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप यही क्वेश्चन करेंगे न्यूटन जी से कि मैं तो विरामावस्था में बैठा हूं, मैं कैसे गतिशील हो जा रहा हूं, मेरे ऊपर तो कोई बल भी नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ऐसे केस में लॉ ऑफ इनर्शिया फेल कर रहा है। किस केस में, जब जब एक्सीलरेशन आएगा, जब जब त्वरण आएगा। और कैसे कैसे त्वरण आता है, सभी पॉसिबल केसेस में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए एक बार और इसको सम अप करते हैं। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया लागू होता है उसे हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र में या तो वेलोसिटी जीरो होगा या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो डीवी बाई dt, अरे भाई किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। यानी जिस भी निर्देश तंत्र में एक्सीलरेशन जीरो होगा वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अब एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, दो ही कंडीशन है, या वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्लियर। कांस्टेंट कैसे है ये अभी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए। दूसरा, लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड्स ट्रू, माने ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया लागू न हो। ये कब कब लागू नहीं होगा, जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी वेलोसिटी बदल जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा टाइम के साथ। तो जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ बदलेगा तो किसका जन्म होगा, एक्सीलरेशन। यानी ऐसे में एक्सीलरेशन नॉन जीरो होगा, कुछ न कुछ होगा। तो जहां भी जिस भी निर्देश तंत्र में एक्सीलरेशन होगा उसमें हमेशा त्वरण होगा, त्वरण होगा। और ऐसे निर्देश तंत्र को हम लोग अजड़त्वीय यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, those frame of reference in which law of inertia holds true are called inertial frames. In other word, unaccelerated frames are called inertial frame. यानी वे निर्देश तंत्र जिनमें जड़त्व का नियम लागू होता है उन्हें हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, अर्थात जिन निर्देश तंत्रों में त्वरण नहीं होता या त्वरण शून्य होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। क्लियर।
अब देखिए फॉर इनर्शियल फ्रेम के लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो, यानी dv बाई dt क्या होना चाहिए, जीरो। तो ऐसे में v या तो कांस्टेंट होगा या तो जीरो होगा, ये कंडीशन याद रखिएगा। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम इज आल्सो इनर्शियल। इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष में कोई दूसरा फ्रेम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो भी इनर्शियल होगा। क्लियर। इनर्शियल फ्रेम्स आर आल्सो नोन एज न्यूटोनियन या गैलीलियन फ्रेम्स। ठीक, जैसे यहाँ पे एक कोई इनर्शियल फ्रेम है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दर्शाते हैं। अब इस इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष में कोई दूसरा फ्रेम है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये भी इनर्शियल होगा। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी समझाया हूं वही नोट्स के फॉर्म में। Those frame of reference in which law of inertia does not hold true are called non-inertial frames. In other words, accelerated frames of reference is called non-inertial frame. ठीक है, यानी वे निर्देश तंत्र जिनमें जड़त्व का नियम लागू नहीं होता है उन्हें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, अर्थात जिन निर्देश तंत्रों में त्वरण होता है वे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। यानी फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम a is not equal to 0, that means dv by dt is not equal to 0, that means v इज नॉट कांस्टेंट या v जीरो नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक और देखेंगे, ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग एन एक्सेलरेटेड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नॉन इनर्शियल कोई इनर्शियल फ्रेम है। अब इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष में कोई एक फ्रेम है जो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम द फॉर्म ऑफ बेसिक फिजिकल लॉ बिकम्स डिफरेंट। अभी मैंने आपको बताया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो भौतिकी के जो नियम है उनकी प्रकृति बदल जाती है। जैसा आपने देखा कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है, खासकर फर्स्ट एंड वैसे तो तीनों में कोई ना कोई प्रभाव पड़ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्पेशली हम लोग फर्स्ट को ध्यान देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड वो दोनों एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मतलब उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक। और देखिए नेक्स्ट, अर्थ इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इट हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं है क्योंकि पृथ्वी में उसके घूर्णन के कारण अभिकेंद्रित त्वरण होता है। इस चीज को याद रखिएगा। कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रोटेट कर रहा हो, जैसे यहाँ पे सन है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में दो प्रकार का रोटेशनल मोशन है, एक इसके एक्सिस के अलोंग और दूसरा ये सन के परितः इसका ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, एक इसके एक्सिस के अलोंग इसका खुद का घूर्णन गति, दूसरा एक सन के अलोंग एक ऑर्बिटल मोशन। तो ये दोनों गति के कारण अर्थ में एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटरी मोशन करेगा, रोटेटिंग मोशन करेगा, वो नॉन इनर्शियल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भले ही उसके गति, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी उसके वेग का परिमाण न बदले, यानी उसका चाल भले ही न बदले, लेकिन ऐसे पथ पे गति करते समय उसका डायरेक्शन हर वक्त बदलता रहेगा। और अगर डायरेक्शन बदल गया तो कोई बात नहीं, स्पीड बदले चाहे ना बदले, वेलोसिटी तो बदल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो डायरेक्शन बदला तो भी एक्सेलरेशन आएगा, और जब जब एक्सेलरेशन आएगा तब तक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आपको एक चीज और बता दूं कि हम लोग उसको प्रैक्टिकली अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं। उसका कारण ये है कि अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो उसके दोनों जो घूर्णन गति है, दोनों जो रोटेटिंग मोशन है, एक ऑर्बिटल वाला मोशन और दूसरा उसके एक्सिस के अलोंग जो रोटेशनल मोशन है, उसके कारण जो एक्सेलरेशन आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। वो लगभग उसको हम लोग जीरो मान सकते हैं, नेग्लिजिबल होता है, उसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकली अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। क्लियर हुआ ना? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाय थ्योरी भले ही वो नॉन इनर्शियल है, बट व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली हम लोग उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं अर्थ को। क्लियर हो गया ना? तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक टॉपिक था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, काफी डिटेल में हो गया। मेरे ख्याल से जो भी इसको देखा होगा पूरा लेक्चर बिना स्किप किए, उसको इसमें काफी कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।